काव्या क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी सेक्शन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था। हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन तक पढ़ लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो हम पॉइंट वाइज देखते चलेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। तो बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि हमारे बक्कल कैविटी में ही हमने बताया था कि फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है। हमारा दांत क्या करता है, खाने को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, पीस देता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इसमें हमारे बक्कल कैविटी में इस पिसे हुए खाने में सलाइवा मिक्स हो जाती है, और ये फिर क्या होता है कि सलाइवा मिक्स हो जाए निवाले के रूप में, ये क्या होता है, बोलस बन जाता है, निवाला बन जाता है, और हम इसको सॉलो करते हैं। बक्कल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, स्टार्च के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है, मैंने पहले भी इसको बताया है। फिर उसके बाद खाना ओइसोफेगस से होते हुए जाता है स्टमक में। स्टमक में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्टमक और ओइसोफेगस दोनों में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो ओइसोफेगस में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है, खाने को बस सिर्फ सॉलो करने में हेल्प करता है। ओके, तो अब स्टमक में भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, इसकी दीवार में भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। इसकी वजह से जो होता है फूड जो है इसकी अच्छे से चर्निंग हो जाती है। यहाँ पे भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं। बात करते हैं कि हमारे जो स्टमक है, स्टमक में एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, स्टमक में एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है पेप्सिन। ये क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में तोड़ना शुरू कर देता है। तो जो प्रोटीन के छोटे छोटे फ्रैगमेंट होते हैं उनको पेप्टाइड कहते हैं। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ के, पेप्सिन क्या करता है भैया, प्रोटीन को तोड़ के और किस में बदल देते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, जिसको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स। ओके, तो आगे है कि भाई स्टमक में क्या हो जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो खाना है वो उसको बोलस कह रहे हैं। ये क्या हो जाता है कि ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है और मिल के एक फाइन सॉल्यूशन टाइप का बन जाता है, एक सॉल्यूबल सॉल्यूशन टाइप का बन जाता है, और हम इसको काइम कहते हैं। खाना जब गैस्ट्रिक जूस के साथ बन जाता है तो ये एक सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, तो ये हमारा काइम कहलाने लगता है। काइम क्या करता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहीं पर इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। वहाँ पे बहुत तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं, दैट इज़ पैंक्रियाटिक जूस में से जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल जूस होता है जो फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, और इंटेस्टाइन भी खुद बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर डाइजेशन ही नहीं बल्कि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है। यहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये किस लिए होते हैं भाई, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं। ये क्या होते हैं, इनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड कैपिलरीज बहुत रिच अमाउंट में होती है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चली जाती है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन वाला पोर्शन है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, वाटर और सॉल्ट का। अब खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक सेमी सॉलिड रूप में आ जाता है, फिर उसको डिफेशिएशन किया जाता है, उसको एनएस के थ्रू शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ। बक्कल कैविटी में दांत ने क्या कर दिया, दांत ने क्या किया कि फिजिकल डाइजेशन किया, खाने को अच्छे से पीस दिया। उसके बाद वहाँ पे सलाइवा जो है वो सलाइवा मिक्स हो गया और खाने का नाम हो गया बोलस। अब ये क्या होता है, खाना जो है वो फिर चला गया हमारे हाँ, यहीं पे मैं बताऊँ, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि क्या करता है कि हमारा सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है।
इसके बाद सलेवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल। मैंने कल भी बताया था कि जैसे अगर हम सूखी रोटी या चावल अगर कुछ समय तक खाएं तो वो हल्की मीठी लगने लगती है। जैसे स्टार्च रोटी या चावल में स्टार्च होता है वो कैसा होता है, टेस्टलेस होता है। लेकिन जब थोड़े समय बाद हमारा सलाइवा में जो सलेवरी एमाइलेज है वो उसको माल्टोज में बदल देता है, तो माल्टोज का स्वाद हल्का मीठा होता है, इसलिए हमको हल्की मीठी लगने लगती है। आगे स्टमक में चर्निंग होती है फूड की, यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। और फूड क्या है, और ज़्यादा सिंपलर सबस्टेंस में टूट जाते हैं। हमारे जो स्टमक है उसमें एक एंजाइम सिक्रीट होता है, दैट इज़ पेप्सिन। पेप्ता है प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, उसको हम पेप्टाइड कहते हैं। अच्छा, इस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। इस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, याद रखना। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो बोलस है यानी ये जो फूड है ये किस में, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है और एक फाइन सॉल्युबल बन जाता है जिसको हम काइम कहते हैं। अभी काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं, बाइल जूस है, और इंटेस्टाइनल जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। ओके, बात करते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन होने के साथ साथ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होता है। अनडाइजेस्टेड फूड चला जाता है, लार्ज का जो कोलोन वाला पोर्शन है उसमें जो एक्सेस वाटर और सॉल्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड एक सेमी सॉलिड रूप में आ जाते हैं जिसको फेसेस या स्टूल कहते हैं, उसको एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव। अभी तो हमने ह्यूमन में पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे अनदर एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, अलग अलग जानवरों में जो स्ट्रक्चर और फंक्शन हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो एनिमल के फूड हैबिट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हर्बीवोर्स होते हैं तो उनको देखिए सेलुलोज का डाइजेशन, जैसे कि गाय भैंस है, बकरी है, तो इनको क्या करना है कि सेलुलोज का डाइजेशन ज़्यादा मात्रा में करना है क्योंकि वो घास वास खाते हैं। तो घास में क्या है, बहुत एक्सेस मात्रा में सेलुलोज होता है बहुत सारा, तो उन्हें इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई, एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी लंबी चाहिए। ऐसा क्यों, लंबा क्यों चाहिए, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन बहुत लंबे समय में होता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए इनकी एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी बड़ी होती है। तो याद रखना है जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी बड़ी होती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जो कार्निवोर्स एनिमल होते हैं उनको मीट खाना है, और जैसे कि लॉयन टाइगर ये है, ये मीट खाते हैं, तो मीट का डाइजेशन कम ही समय में और जल्दी हो जाता है, इसलिए इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो छोटी होती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगला है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर हम थोड़ा एनाटॉमी भी देख लें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी देख लें, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है अगर हम देखें तो हमारी मुंह से एनस तक की इसकी लंबाई है करीब 30 फीट यानी 9 मीटर। तो आप बताइए हम तो कितने होते हैं, 5 फीट 6 फीट एवरेज हमारी हाइट होती है, तो 30 फीट कैसे हमारी बॉडी के अंदर एडजस्ट कर गया। ये हाईली कॉइल्ड होता है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बहुत जगह से क्या होती है, कॉइल्ड होती है, दैट्स वाई ये हमारी बॉडी में फिट आ जाती है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत मुंह से होती है और इसका एंड एनस में होता है। तो इसकी जो 2 ओपनिंग है इनकी इसके पास 2 ओपनिंग है और इस बीच में इसकी डायमीटर बदलती है, कहीं पे ये चौड़ी हो जाती है और कहीं पर ये पतली हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं कि हमारा जो ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 रीजन थे, मैंने कल बताया था, डिओडिनम, जियोजिनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के 2 रीजन होते हैं, कोलॉन और रेक्टम। तो ये ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। तो कहाँ से, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए। इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तीनों रीजन आपको याद रखनी है, डिओडिनम, जियोजिनम, इलियम। डिओडिनम किससे जुड़ा हुआ होता है, हमारे स्टमक से, और हमारा इलियम किससे जुड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलॉन और रेक्टम, कोलॉन वाला स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है और रेक्टम एनस से जुड़ा हुआ होता है। जो सलेवरी ग्लैंड
पैंक्रियाज, लीवर, ये सब मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। कुछ ग्लैंड जो होते हैं स्टमक की दीवार पे पाए जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, तो ये भी डाइजेशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, तो थोड़ा हम उसका अगर अच्छे से रोल देखें तो क्या होता है इसका, तो हमें पता है स्टमक क्या करता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस के साथ इसके गैस्ट्रिक जूस में हमारा HCl प्रेजेंट रहता है। तो HCl प्रेजेंट रहेगा तो गैस्ट्रिक जूस का pH ऑब्वियसली कम रहेगा, हमें पता है एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो pH कम होगा, तो यहाँ गैस्ट्रिक जूस का pH 1.5 से 3.5 के बीच होता है। अब इस एसिड के क्या काम है, तो देखिए हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है वो इनएक्टिव रहता है। हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन भी एक एंजाइम होता है, वो दूध के प्रोटीन उसके डाइजेशन के लिए होता है। तो हमारा ये क्या करता है कि ये जब इनएक्टिव होते हैं तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन नाम से ये हमारे स्टमक में इनएक्टिव पड़े रहते हैं। तो जैसे ही HCl सिक्रीट होता है तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन में बदल जाते हैं। तो पहला काम समझ में आया कि ये एक्टिवेट करने का काम करता है, किसको, पेप्सिन और रेनिन को। इसके अलावा जो ये एंजाइम्स हैं ये एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। देखिए हर एंजाइम अपने एक स्पेसिफिक मीडियम में काम करते हैं, उनका एक ऑप्टिमम pH होता है जिसमें वो काम करते हैं। तो ये जो पेप्सिन होते हैं वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। अच्छा, सलेवरी एमाइलेज जो हमारे मुंह में था वो किस में, वो बेसिक मीडियम में काम करता है, और यहाँ पेप्सिन किस में काम करता है, और रेनिन ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो ये खाने को एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है। तो दूसरा काम समझ में आ गया, ये पहले एक्टिवेट किया इन लोगों को, इनको वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया। इसके अलावा खाने के साथ क्या करता है, अगर बैक्टीरिया वगैरह आ गए तो उनको मारने का काम करता है, यानी इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पेट के में एक म्यूकस की काफ़ी लेयर होती है जो कि क्या करता है, स्टमक को प्रिवेंट करता है इस गैस्ट्रिक एसिड की pH इसका कम है तो ये हमारे पेट को क्या कर सकता है, जला सकता है। भाई इसमें HCl है तो ये हमारे पेट को क्या कर सकता है, जला सकता है। तो म्यूकस रक्षा करता है, म्यूकस क्या करता है, बचाव करता है इस HCl से, हमारे पेट की जो दीवार है उसका बचाव करता है। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एसिड, अगर मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी खाना वगैरह खाते हैं तो वहाँ पे एसिड, ऐसे लोगों में एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होता है और कभी कभी होता क्या है कि उनको अल्सर हो जाता है, उनको क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक और डिओडिनल अल्सर हो जाते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा रोल ऑफ HCl। आगे बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड को, थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। सलेवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। मैंने पैंक्रियाज बताया था, पैंक्रियाज क्या था, इंडोक्राइन ग्लैंड था, लेकिन सलेवरी ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन, नलियों के थ्रू अपना सिक्रीशन पोर करते हैं। तो ये नली के थ्रू सिक्रीशन माउथ में पोर करता है। तो अच्छा, 3 होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं ह्यूमन में, 3 जोड़े। इनके नाम है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो आपको दिख जा रहा होगा कि ये पैरोटिड है और ये सबलिंगुअल है और ये सबमैंडिबुलर है। तो इनके जगह भी दिख गई होगी कि कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर एक हेल्दी पर्सन को देखें तो करीब आधे से लेके 1.5 लीटर सलाइवा रोज सिक्रीट होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि हमारे जो माउथ है ओरल, इसमें जो टिश्यू होता है, इसमें सॉफ्ट और हार्ड दोनों तरीके की टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन देता है, थोड़ा उनको गीला रखता है। इसके अलावा ये हमें पता है, इसका pH मैंने बताया कि क्या होता है कि ज़्यादा होता है 7 पॉइंट सम। अच्छा, pH आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सलाइवा का pH कितना होता है। ओके, तो ये हमारे दांतों की भी रक्षा करता है। ओके, तो कैसे करता है ये हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में। सलाइवा क्या करता है कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया वगैरह के ग्रोथ को भी
इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है। सलाइवा हमारे जो मुंह में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनकी रिपेयरिंग को इंकरेज करता है। इसके अलावा क्लॉटिंग टाइम, जैसे मुंह का घाव जल्दी ठीक हो जाता है, आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। तो क्या होता है, ये जो सलाइवा होता है कि क्लॉटिंग टाइम को घटाता है, यानी मुंह में कोई चोट लग गया है तो जल्दी से ब्लीडिंग बंद हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जल्दी जल्दी घाव भी सही करने का काम करता है। सलाइवा में जो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, ये क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में भी बदल देता है। सलाइवा क्या करता है, एक सॉल्वेंट है, ये सॉलिड फूड पार्टिकल्स को हमारा डिज़ोल्व भी करता है, जिससे टेस्ट बड के अंदर वो जाए और हमें टेस्ट समझता चल सके। ओके, तो सलेवरी ग्लैंड आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स है हमारा, तो आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे इसे, न्यूट्रिशन। अब अगला जो टॉपिक है वो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब कोई जीव दूसरे जीव पे निर्भर होता है, इस तरीके का अपने फूड के लिए दूसरे जीव पे निर्भर रहता है, तो इस तरीके का जो मोड होता है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये अपने मतलब ऐसे जीव अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो कि प्लांट को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। ऐसे एनिमल जो अनदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ टाइप्स भी आते हैं, जैसे होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है दैट इज़ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्लैंड्स होते हैं जो स्टमक या हमारी आंत की दीवार के अंदर पाए जा रहे हैं। ओके, ये ग्लैंड जो होते हैं ये होते हैं हमारे स्टमक के इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग में पाए जाते हैं, हमारे अंदर की एपिथेलियल लाइनिंग में पाए जाते हैं। अब देखिए, स्टमक में अगर ये पाए जाते हैं तो इनका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये ग्लैंड जब स्टमक में पाए जा रहे हैं तो इनका नाम हो जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ग्लैंड करते क्या है, ये जो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है ना, जिसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम, तो इनके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एपिथेलियन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखें, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। समझ में आया, स्टमक में था गैस्ट्रिक ग्लैंड और स्टमक और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहलाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इंटेस्टाइनल को स्मॉल इंटेस्टाइन वाले में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स हैं उनका नाम है सक्कस इंट्रिकस। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स हैं उनका नाम है सक्कस इंट्रिकस। और हमारे ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और म्यूकस होता है। और अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारा जो खाने का मीडियम क्या हो गया था, एसिडिक हो गया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, तो खाने की मीडियम को एल्कलाई कर दिया जाता है। किससे, यहाँ पे जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो थोड़ा सा एल्कलाई मीडियम का होता है। अच्छा, यहाँ पे एल्कलाई बनाने के लिए बाइल जूस भी आता है, तो बाइल जूस भी खाने को एल्कलाई मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। अगला है कि इंटेस्टाइनल जूस जो है अभी कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। तो हमारा यहाँ पे इंटेस्टाइन में देखिए पैंक्रियाज से भी आ रहा था, ठीक है, और इंटेस्टाइन से भी, ये दोनों मिलके हमारा कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। अब बात करते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के ग्लैंड होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ वाटर और जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उनका डाइजेशन करते हैं। तो हमने ग्लैंड भी पढ़ लिया, कहाँ, स्टमक में कौन से होते हैं ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं।
स्मॉल सक्कस इंट्रिकस नाम के ग्लैंड्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होते हैं उनका कुछ खास काम नहीं है, वो वाटर और आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का आप एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब एक और टर्म पढ़ते हैं, दैट इज़ विलाई एंड माइक्रोविलाई। एक और टर्म हम पढ़ लेते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के साथ साथ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी होता है, मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस आता है पैंक्रियास से, लीवर से, तो मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या रिसीव करता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, लीवर से बाइल जूस, ठीक है, और इंटेस्टाइनल जूस तो इसके जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ये तो इनको सिक्रीट करते ही हैं। तो इसके पास 3 तरीके के जूस आ जाते हैं। 3 तरीके के जूस आ जाते हैं, कौन कौन से? दैट इज़ पैंक्रियाटिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आ गया? पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और खुद का इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद फूड में से न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जो हमारा इलियम होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन इलियम, तो उसके अंदर के हमारे वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। ओके, तो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई कहते हैं। तो अगर एक विलाई को और ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ पर आप ज़रा सा जूम करके मैं दिखा दूँ, तो एक विलाई में भी अगर विलाई पे भी ध्यान से देखो, उसमें भी और छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो इनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। यानी विलाई एक छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसमें भी और छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो उनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो विलाई और माइक्रोविलाई बेसिकली कर क्या रहा है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम, इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो भाई जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होगा। अभी जो डाइजेस्टेड फूड है, ये हमारे जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं,